भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। छोटे से देश नेपाल ने चीनी ताकत को ललकारा। जिस कानून पर चीन दे रहा था नेपाल को धमकी, उसी धमकी की नेपाल के राष्ट्रपति ने निकाल दी हवा। भारत दौरे पर आए नेपाली पीएम ने कर डाला दूसरा बड़ा धमाका। दोस्तों, इन दिनों वैश्विक स्तर पर बड़ी उथल पुथल मची हुई है। चीन एक और जहां भारत में आयोजित हो रहे G20 में खलल डालने की कोशिश में नए नए षड्यंत्र रच रहा है, इस पूरे के पूरे प्लान को बर्बाद करना चाहता है। तो वहीं भारत चीन को जवाब देने के लिए नई रणनीति पर काम करते हुए मिसाइलों की टेस्टिंग को लगातार आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन को ऐसी ही भाषा समझ में आती है। तो वहीं दोस्तों, अब चीन को लेकर एक और बड़ा खेल हो गया है, और ये खेल कर डाला है भारत से बहुत छोटे से देश नेपाल ने, जो अब तक चीन की गोद में खेल रहा था। वो चीनी सरकार का गुलाम बना हुआ था, और दोस्तों वो सांस भी चीन से पूछ करके ले रहा था। लेकिन जब उसी नेपाल ने भारत से पंगा लेकर अपना खुद का नुकसान करवा लिया, तो उसे अब समझ में आने लग गई है कि चीन से नजदीकी उसके फायदे का सौदा नहीं है। और दोस्तों, अब मौजूदा नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत को मनाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि प्रचंड के पीछे से नेपाल के राष्ट्रपति ने चीन को लात मार दी है, और ऐसा काम कर डाला है जिसकी कल्पना तो खुद नेपाली पीएम तक ने नहीं की थी। वो भी तब जब खुद नेपाल चीन को लगातार ऐसी धमकियां दे रहा था। या यूं मान लीजिए कि नेपाल ने चीन की घमंड पर लात मारकर उसका गुरूर तोड़ दिया है, और दावा किया जा रहा है कि चीन ये कह रहा था कि नेपाल ने ऐसा भारत के प्रभाव के चलते किया है। तो दोस्तों, चलिए आपको भी बता देता हूं कि नेपाल ने चीन के साथ आखिर क्या कुछ किया है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि चीन को कैसे नुकसान इससे पहुंचने वाला है, और कैसे उसका तिब्बत अब उसके हाथ से भी निकल सकता है। यानी दोस्तों, एक बड़ा ग्लोबल गेम हो सकता है। तो दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय दौरे पर भारत में हैं। प्रचंड ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर के नए समझौते करने की बात कही है। लेकिन इस मुलाकात से ठीक पहले एक बड़ा खेल हुआ। नेपाली पीएम के भारत दौरे से चंद घंटे पहले ही नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश में सालों से लंबित और चीन की धमकियों के चलते अधर में लटकी नागरिकता कानून में एक विवादास्पद संशोधन को अपनी सहमति दे दी है, जो नेपालियों से शादी करने वाले विदेशियों को राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ उन्हें तुरंत नागरिकता प्रदान करता है। अब इससे चीन को मिर्ची लग गई है, और वो नेपाल को तहस नहस करने की धमकियां दे रहा है। दोस्तों, इसका कारण ये है कि नेपाल के इस फैसले से चीनी हुकूमत हरकत में आ गई है, और इसका कारण है तिब्बत। जी हाँ, इस नागरिकता संशोधन पर नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 2 बार सहमति जताने से साफ इनकार कर दिया था। कारण था चीन। दोस्तों, बताया जा रहा है कि चीन ने ऐसा करने पर नेपाल पर सैन्य एक्शन तक लेने की बात कही थी, जिसके चलते नेपाली राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। दरअसल नेपाली कानून में ये संशोधन नेपाल के नागरिकता कानून को दुनिया के सबसे उदार कानूनों में से एक बनाता है। राष्ट्रपति पौडेल के कानून को अपनी सहमति देने से चीन परेशान हो सकता है। चीन इस कानून को लेकर के नेपाल को चेतावनी देता आया है कि ये कानून तिब्बती शरणार्थियों के परिवारों को नागरिकता और संपत्ति का अधिकार दे सकता है। यानी तिब्बत के जो लोग हैं, जो चीनी सेना के डर से नेपाल में शरण ले रहे हैं, उन्हें अब बिना किसी परेशानी के नेपाली नागरिकता मिल सकती है, और ये नेपाल का बहुत बड़ा फैसला है। इसे चीन की धमकियों की हवा निकल गई है। चीन दावा कर रहा है कि नेपाल ने ऐसा भारत के कहने पर किया है। दोस्तों, ये नेपाल की चीन पर पहली चढ़ाई है। आपको बता दूं कि नेपाल अब भारत के साथ दोस्ती को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। नेपाल चाहता है कि चीन उसके पूर्ववर्ती इलाकों पर कब्जा करने वाला है, और नेपाल को चीन के इस हमले से केवल एक ही देश बचा सकता है, और वो है भारत। और यही कारण है कि नेपाल के पीएम प्रचंड भारत के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने पीएम मोदी से कई समझौतों पर साइन करने की बात कही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि नेपाली पीएम प्रचंड से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच लॉन्ग टर्म पावर समझौता हुआ है। इसके तहत आने वाले 10 सालों में भारत ने नेपाल के साथ में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का टारगेट रखा है।
वहीं इस मुलाकात के दौरान ये भी फिक्स हुआ कि भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित रामायण सर्किट में तेजी लाई जाएगी। भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और पीएम मोदी के बीच में मुलाकात के दौरान ये सब कुछ हुआ है। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रामायण सर्किट का काम बहुत तेजी से पूरा किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि प्रचंड कोई दूध के धुले हुए नेता नहीं हैं। वो कई बार भारत के खिलाफ बोल चुके हैं। प्रचंड को चीन का सबसे करीबी नेता माना जाता है। वो ओली की तरह ही दूसरे नेता हैं जो भारत के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। प्रचंड को 2009 में पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसकी वजह वो भारत को मानते हैं। प्रचंड ने नेपाल आर्मी चीफ रुकमंगल कटवाल को पद से हटा दिया था। भारत इसके खिलाफ था। भारत के साथ गतिरोध के बीच उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उनकी नजदीकियां चीन से बढ़ने लगी। इस्तीफे के बाद वो कई बार चीन के निजी दौरे पर गए। प्रचंड ने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच जो भी समझौते हुए हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, साल 2016 और 17 में भी प्रचंड के हाथ में नेपाल की सरकार रही। इस दौरान उन्होंने कहा था कि नेपाल अब वो नहीं करेगा जो भारत कहेगा। दोस्तों, पिछले 2 सालों के अंदर नेपाल सरकार ने दोनों देशों की सीमा के पास भारत में बन रही सड़क के चौड़ीकरण का विरोध जताया था। ये सड़क बिहार के सीतामढ़ी के कई इलाकों को नेपाली बॉर्डर पर भिटामोड़ और जनकपुर से जोड़ती है। इससे पहले उत्तराखंड के लिपुलेख में भारत की सड़क लंबी करने की घोषणा को लेकर के नेपाल ने भारत को चेतावनी जारी करते हुए इसे तुरंत रोकने के लिए कहा था। नेपाल उत्तराखंड के लिपुलेख को अपना इलाका बता चुका है। दिसंबर 1815 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच ये संधि हुई थी, जिसे सुगोली संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि पर हस्ताक्षर तो दिसंबर 1815 हो गए थे, लेकिन ये संधि असल में अमल 4 मार्च 1816 में आई। उस दौर में अंग्रेजों का भारत पर राज था। इस संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडेस और नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे। सुगोली संधि में यह तय हो गया कि नेपाल की सरहद पश्चिम में महाकाली और पूर्व में मेची नदी तक होगी, लेकिन इसमें नेपाल की सीमा तय नहीं हुई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी 54 ऐसी जगह हैं जिनको लेकर के दोनों देशों के बीच गतिरोध बढ़ता रहता है। और दोस्तों, नेपाल में जो मौजूदा सरकार के मुखिया हैं यानी कि प्रचंड, वो भारत में नेपाली गोरखाओं की एंट्री को भी बैन करवाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने साफ साफ पहले भी कहा था कि अब नेपाली गोरखाओं को भारत की सेना में जाने से रोक देना चाहिए। और आज की डेट में लगातार नेपाली गोरखाओं की तादाद भारतीय सेना में घटती जा रही है, जिसके लिए भी यही प्रचंड जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, मोदी सरकार के साथ में ये एक बार फिर से घुटनों पर आए हैं, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।